आज हम इतिहास में जानते हैं और इतिहास में भी जितने भी वंशज थे उनके सारे शासक यानी राजाओं के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रकूट वंश है, उसमें पहले राजा कितने कौन से आया था और कितने उसमें राजा थे और क्या क्या शासन किए थे, और जो जो काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे युद्ध कर डाला है, जैसे कि राष्ट्रकूट का कोई ध्रुव एक राजा था, उसने त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, तब उसके बारे में जानेंगे। और वैसे तैसे बहुत सारे राजा थे, उनके बारे में हमें जानने की जरूरत ही क्या है। तो हम लोग किसके बारे में जान, मान लीजिए कि राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था, उसमें कितने शासक थे, चंदेल वंश में कौन सा शासक था, उसमें कितने शासक थे, क्या क्या उन्होंने किया था, चाहे हम लोग सेन वंश में कितने शासक थे, उसमें उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में हम पूरा टोटल समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश इस साइड में यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में भारत छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बनाया रहा, मतलब चल रहा था उस समय राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य को हटा के आए थे राष्ट्रकूट वंश वाले, कौन सा, यहाँ पहले चालुक्य वंश के चल रहा था, लेकिन चालुक्यों को हटा के आए थे राष्ट्रकूट वंश। तो इस राष्ट्रकूट वंश के बारे में समझते हैं, और उसका जो संस्थापक था ना राष्ट्रकूट वंश का, वो था दंती दुर्ग। ध्यान से समझना, राष्ट्रकूट का जो शासक था, ये राष्ट्रकूट का शासक, इसका नाम था दंती दुर्ग। इसने किसको मार दिया था, यहाँ पे चालुक्य वंश का जो कर्क द्वितीय था उसे मार के खत्म कर दिया था। जो चालुक्य थे तीन तीन बार आए थे। एक बार जब आए थे चालुक्य, मान लीजिए एक बार जब चालुक्य आए थे, यहीं पे चालुक्य वंश चल रहा था चालुक्य, तो जब उस बार चालुक्य आए थे प्रथम बार ना, तो उस समय उनकी राजधानी वातापी थी। ध्यान से रहे, वातापी में थी। ये आपको पढ़ा नहीं रही, चालुक्य वंश के विषय में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ बता रही हूँ। लेकिन चालुक्य जब दोबारा आया था चालुक्य, तो इस चालुक्य के मतलब कि उस समय की राजधानी उसकी कल्याणी थी। तो कल्याणी वाले में कौन आए थे, कल्याणी, ठीक है। इसके बाद में एक चालुक्य जब आया था चालुक्य, तो तीसरे चालुक्य में आया था, तो वो बेगी राजधानी बनाई गई थी, बेगी में। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे विष्णु वर्मन थे, यहाँ पे थे तैलभ जो थे ना, तैलभ इसी के राष्ट्रकूट के एक बार फिर हटा के मार के तब आए थे, फिर अपने बन गए थे यहाँ पे, चालुक्य वंश स्टार्ट कर दिए थे। तो वहां पे हमें नहीं जानना है, हमें जानना किसके बारे में, पहले देख लेते हैं ध्यान से। पहले हम राष्ट्रकूट वंश के विषय में समझते हैं क्या है। राष्ट्रकूट वंश कहाँ बताई हूँ आपको, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये रहा राष्ट्रकूट वंश, यहाँ पे चलता था राष्ट्रकूट वंश। इसके जो संस्थापक थे राष्ट्रकूट वंश के, दंती दुर्ग थे। ध्यान में रहे कि राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग रहे। इस दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के कर्क द्वितीय को मार के अपना वंशज तैयार कर लिया था। चालुक्यों को मारकर अपना वंशज इसने तैयार कर लिया था। तो जब अपना वंशज तैयार किया तो इसने बनाया था राष्ट्रकूट वंश। देखो छोटे छोटे वंशज और सबके विषय में बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत सारे पढ़ना है। तो इसको हमें पढ़ने से अच्छा है कि एक एक राजा का नाम याद हो, हमें एक एक संस्थापक का नाम हमें याद हो, किस तरीके से किसने किसने क्या क्या किया था, इसके बारे में देखिए। इसकी जो राजधानी थी ना, इसकी राष्ट्रकूट की राजधानी जो थी, मान्य खेत कहा जाता है, इसे मानखेट या मान्य खेत कहा जाता है, ठीक है। इसका जो शासक था, प्रथम बार यहाँ पे शासन इसने तो बनाया था, दंती दुर्ग जो था ना, इसने चालुक्य वंश के अंतिम शासक यानी कर्क द्वितीय को मार के अपना राष्ट्रकूट वंश बना लिया था। ये बहुत एकदम तगड़ा था। अब तगड़ा नहीं होता तो राष्ट्रकूट वंश के जो वातापी का राजा था, पुलकेशिन के तो विषय में आप जानते हो, जिसने हर्षवर्धन को मार दिया था। कन्नौज का राजा हर्षवर्धन को मार दिया था पुलकेशिन, इसी चालुक्य वंश का राजा था। इसी चालुक्य वंश का वातापी का वो राजा था, चालुक्य वंश का राजा था, और चालुक्य वंश का वातापी का राजा था। मार दिया था, किसको मार दिया था, कन्नौज। यहाँ पे जो कन्नौज था, कन्नौज के राजा जो उसका नाम था हर्षवर्धन के विषय में आप लोग जानते ही हो। तो हर्षवर्धन को मार दिया था, कितना ये मतलब महान बन गया था। इसको तो मारा था पल्लव वंश के शासक ना, जो चालुक्य हैं, चालुक्य का जो पुलकेशिन राजा था, इसको मारने वाला अगर कोई पूछे कि पुलकेशिन को किसने मारा था, तो पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन ने मारा था। ये ध्यान में आपके रहना चाहिए, ठीक है। और चालुक्य और वो पल्लव पूछना, पल्लव ये रहा, पल्लव का ध्यान देना।
कि पल्लव यहाँ पे रहा, पल्लव कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पल्लव है, पल्लव वंश, चोल को हटा के पल्लव आए थे। एक एक इस तरीके का बनाए थे ना, इस तरीके से कि किसी को हटा के कोई आ गया, किसी को हटा के कोई आ गया। इनकी अपनी अपनी एक एक रणनीति अपना रहे थे सब। और एक चीज याद रखना, कहते हो आप लोग कि इतिहास में याद नहीं होता है। याद अब मानो जहां पे आप गए थे, मान लीजिए आप जहां जिस गांव गए थे उस गांव का पता होना चाहिए कि उस गांव का क्या था नाम। अब हमने कह दिया कि इस राष्ट्रकूट के गांव का मानखेड़ था, ठीक है, और वहां पे कौन सा वंश चल रहा था, कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंडित कोई सा है, उसके बारे में ध्यान देना। और यही चीज था। तो इस तरीके से आप लोग को याद होगा ना। ये तो बहुत तो समझने की सिंपल सा है। पहले उन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक देख लेंगे, वहां पे कितने शासन कर रहे थे उसके बारे में देख लेंगे। ये धीरे धीरे उसके बारे में हम देखते जाएंगे। राष्ट्रकूट किसको हटा के आया था इसको देख लेंगे। राष्ट्रकूट वंश जैसे ही हटा के आया था चालुक्य को हटा के आए थे, ये सारे देख लेंगे। अंतिम शासक और संस्थापक, और हम एक शासक के बारे में बहुत जल्दी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे शासक कौन था राष्ट्रकूट का, कृष्ण प्रथम था। इसने क्या किया था, अब इसके बारे में पूछेगा कि इसने क्या किया था। तो इसने महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में एलोरा है, एलोरा में एक शिव जी का मंदिर बनवाया और पहाड़ को काट के बनवा दिया था। ये कौन था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था, प्रथम शासक। संस्थापक नहीं, संस्थापक दंती दुर्ग था, लेकिन ये शासक था। इसने मंदिर बनवा दिया, खूब मूर्ति साथ साथ मंदिर भी बनवा दिया, काट के, पहाड़े को काट के एलोरा में, ठीक है। ये तो आपको महाराष्ट्र में ध्यान में रहे। ये कहाँ है, दक्षिण भारत में है। ये रहा महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में ये रहा, यहाँ पे इसने इस तरीके का बनाया। लेकिन उसके बाद आता है कौन, ध्रुव आता है। किसके बाद, कृष्ण प्रथम के बाद। ध्यान में रहे, राष्ट्रकूट के शासक जो हैं ये कृष्ण प्रथम थे, और इसके बाद जो आया था राजा उसका नाम था ध्रुव। अब इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। किसके साथ किया था, एक कन्नौज का, जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन खत्म कर दिया था, उस समय बोला कि अब तो कोई है नहीं इस पे राज करने वाला, चलते हैं हम, क्योंकि उसकी बहन राजश्री का वही रक्षा करता था। के ये हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को गद्दी बैठा के उसका मदद करता था। देखा सब लोग की कोई नहीं है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब होता है ना कि ये सब जो पाल वंश थे बंगाल वाले, और जो थे राष्ट्रकूट का, ये महाराष्ट्र वाले, कर्नाटक वाले, और जो थे प्रतिहार वंश का, ये तीनों का तीनों कन्नौज पे जाके हमला बोलते हैं। ये रहा, ये प्रतिहार रहा, ये रहा पाल, और ये रहा राष्ट्रकूट। ये सारे के सारे इस कन्नौज पे अपना आक्रमण करने चले गए थे। तब वही पूछेगा आपसे, तब आप फंसोगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो भाग लिया था, कौन सा लिया था, ध्रुव लिया था। कौन, ध्रुव, त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है, और हार भी गया था। इसके बाद में आया था जो राजा था, नाम था अमोघ वर्ष। इसके बाद जो राजा आया था इंद्र तृतीय आया था। इंद्र तृतीय को ना बहुत धोए थे सब, कहाँ के, प्रतिहार वंश का राजा। इस प्रतिहार वंश का राजा जो मिहिर भोज था, इसको बहुत धोया था, भगा दिया गया, जा तू यहाँ से। तो ये कौन आया था, इंद्र तृतीय आया था। फिर कृष्ण तृतीय आया, उसके बाद आया था कृष्ण तृतीय, और कर्क द्वितीय आया था। और कर्क द्वितीय जो राष्ट्रकूट वंश का लास्ट वाला अंतिम जो शासक था, ये कौन था, कर्क द्वितीय था। इस कर्क द्वितीय को अच्छी तरीके से राष्ट्रकूट जब दोबारा चला था, तब तैलफ आया था। जब राष्ट्रकूट, जब जिस समय कल्याणी राजधानी थी, उस समय जब आया था ना राष्ट्रकूट का कल्याणी, अब इस तैलफ ने उसको मार के खत्म कर दिया। बोला कि अब तुम हटो राष्ट्रकूट वंश वाले, अब हमारा शासन चलने वाला है। तुम हटो राष्ट्रकूट वाले, अब हमारा शासन चलने वाला है। तो इस तरीके से इसने अपना शासन चलाना स्टार्ट कर दिया, और राष्ट्रकूट हट गया, और चालुक्य का कल्याणी में कौन, तैलफ आ गया। तैलफ के बाद आता है सोमेश्वर, तैलफ के बाद
सोमेश्वर की सोमेश्वर ही आता है राजा वहाँ का। तो हम अभी आपको इस कल्याणी के बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, चालुक्य के विषय में नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं तो बस आपको ये बता रही हूँ यहाँ का पूरा समझ लेना। क्या कितने राजा, पहला ज्ञान ध्यान में रखना, दंती दुर्ग को छोड़ के संस्थापक थे, इनको छोड़ के आप देखिए त्रिपक्षी संघर्ष में ध्रुव था एक, अमोघ वर्ष था दूसरा, तीन मतलब इंद्र तृतीय था तीन, कृष्ण तृतीय था चार, कर्क द्वितीय था पांच। ये पांच राजाओं का नाम याद रखना। अगर आपसे पूछ ही दिया कि इसमें दंती दुर्ग भी था, हाँ दंती दुर्ग था, ठीक, दंती दुर्ग हो गया। इसके बाद कौन आया था? कृष्ण प्रथम था, इसने एलोरा में मंदिर बनवाया था शिव जी का। फिर ध्रुव आया था, ध्रुव ध्यान में रहे। अमोघ वर्ष आया था, अमोघ वर्ष बहुत विद्वान था, ये लड़ाई मार झगड़ा नहीं किया था, ठीक है। इंद्र तृतीय आया था, कृष्ण तृतीय आया था, कृष्ण प्रथम भी देख लिया आपने, कृष्ण तृतीय भी आया था, और कर्क द्वितीय आया था। इस कर्क द्वितीय को किसने मारा था? तैलफ ने मार के यहाँ पे खत्म कर दिया था। तो कितने राजा आ गए? ये राष्ट्रकूट वंश के थे, और राष्ट्रकूट वंश का ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, इनमें बहुत सारे फैले हुए थे राजा, धीरे धीरे यहाँ का धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गए थे। तो राष्ट्रकूट वंश इस तरीके से खत्म हो गया था। और यहाँ का राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी और राष्ट्रकूट वंश के जितने भी शासक थे ये क्या क्या किए थे। अब पूछेगा आपसे कि कन्नौज में जो हमला हुआ था, कन्नौज में जो आक्रमण हुआ था, उसमें कौन सा वंश भाग लिए थे? तो राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश, तीन वंशज यहाँ पे हमला किए थे इस कन्नौज पे, जिस समय हर्षवर्धन खत्म हो गया था, ठीक है, पुलकेशिन मार दिया था। अब आओ जो चंदेल वंश के विषय में देखते हैं। जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश का जो एरिया है यहाँ पे, इसे जजाकभूति भी कह सकते हो, चंदेल वंश भी कह सकते, चंदेल वंश या जजाकभूति वंश कह सकते हो। ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे देख रहे हो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के जगहों पे है चंदेल वंश। और चंदेल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था ननकू। उसका नाम क्या था? ननकू। अब इसकी अगर राजधानी पूछेगा, कालिंजर में इसकी राजधानी थी, बाद में इसकी खजुराहो में बना दी गई थी। और खजुराहो में बनाने वाले अश्ववर्मन थे, यशोवर्मन थे। किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। खजुराहो में इसके मंदिर का निर्माण करवा दिया था, ठीक है, और खजुराहो में इसका राजधानी बना दिया था, ध्यान में रहे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननकू थे। राजधानी थी कहाँ थी? कालिंजर में थी। यशोवर्मन ने खजुराहो में क्या क्या किया था? इसने एक शिव जी का मंदिर बनवाया। क्या चीज का? नहीं, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, शिव जी का नहीं, विष्णु भगवान का। धंग बनवाता है शिव जी का मंदिर, क्योंकि वो धंग रहता है, राजा धंग बनवाता है शिव जी का मंदिर। लेकिन खजुराहो में विष्णु भगवान का मंदिर बनवा देता है कौन? विष्णु भगवान का मंदिर बना दे यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन। अब जो धंग राजा रहता है, धंग क्या करता है कि खजुराहो में ही क्या करता है? शिव जी का मंदिर बनवा देता है। क्या चीज का मंदिर? शिव जी का। खजुराहो में अपने शिव जी का मंदिर बनवा देता है। आज जिस शिव जी के मंदिर का नाम कहते हैं कलंदरिया था, इसका नाम एक कंदरिया महादेव इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंदरिया महादेव। ध्यान में रहे, क्या कहा जाता है? कंदरिया महादेव। इसने जगन्नाथ, विश्वनाथ, बैजनाथ, ये सारे के सारे मंदिर इसी ने बनवाया था, राजा धंग ने। और कौन सा वंशज के थे राजा धंग? राजा धंग चंदेल वंश के थे। कहाँ पे? ये रहा आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राजा धंग थे, चंदेल वंश का शासक था, और इसने शिव जी का मंदिर भी बनवाया। इसने चाहे जगन्नाथ हो या फिर विश्वनाथ हो, बैजनाथ हो, कोई सा भी हो मंदिर वहां पे बनवा दिया था। तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। अब इसने क्या किया था कि इसने गंगा यमुना के संगम पे इसने क्या किया था? अपना प्राण त्याग दिया था। कैसे? जल संधि लेके, जल में अपना गया और वहीं पे बैठ गया और उसी में से बाहर नहीं निकला, तो इसने जल संधि ले लिया था प्रयागराज में। समाधि इसने ले लिया, जल समाधि, ठीक है। अब इसके बाद आता है, धंग के बाद एक राजा आता है, उस राजा का नाम रहता है विद्याधर। विद्याधर के समय महमूद गजनी आक्रमण कर चुका था, हमला बोल चुका था भारत में। लगभग इसने 17 बार भारत पे हमला किया है। इसने सोमनाथ मंदिर पे भी इसने हमला किया है। सोमनाथ मंदिर इसी ने, महमूद गजनी ने।
ठीक है, इसने आक्रमण कर दिया था। और ये कहाँ पे किया था, ये गुजरात वाले साइड में। उस समय धीरे धीरे ना राज्य बंटना या हो गया, यहाँ पे राजा कोई था, यहाँ पे राजा कोई था, यहाँ पे राजा कोई था, राजा अलग अलग थे। ठीक है, अब ये बाहरी आया और महमूद गजनी ने इस पे हमला बोल दिया, और भी गुजरात साइड में। और गुजरात साइड में जब इसने बोल दिया था हमला, तब यहाँ का राजा जो था उसका नाम था राज्यपाल। उस राज्यपाल ने अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लिया, बोला कि भाई हम लड़ नहीं सकते आपसे, अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लेता है। वैसे ही यहाँ पे रहता है कौन सा राजा, यहाँ पे विद्याधर रहता है, चंदेल वंश का राजा विद्याधर यहाँ पे रहता है मध्य प्रदेश में। वो देखता है कि अरे भाई ये कैसे अपने आप को इसके सामने घुटने टेक दिया, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसने जब बर्दाश्त नहीं हुआ विद्याधर को, तो इसी ने क्या किया कि इस राज्यपाल की हत्या कर देता है। कहता है कि तुझे जीने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू दूसरे के सामने अपना मतलब सर को टेक दिया, यानी घुटने टेक दिया, इसलिए तू अब जीने लायक नहीं है। मोहम्मद गजनी के सामने इसने अपने घुटने टेक दिया था राज्यपाल ने। इसके बाद इसका अंतिम शासक जो आता है, इसका नाम रहता है परम दिव्यदेव। इसका नाम रहता है परम दिव्यदेव। इसने क्या करता है, इसका दो सेनापति रहते हैं, सेनापति इसके दो रहते हैं, जिसका नाम रहता है अल्लाह उदल। और उस समय पृथ्वीराज चौहान भी हमला करने के लिए चल देता है और इन पे दोनों पे हमला कर देता है। जब यहाँ पे हमला करता है तो देखो इन दोनों में पहले विद्याधर में इस परम में लड़ाई होता है, लेकिन ये हार जाता है विद्याधर, और यहीं पे पृथ्वी चौहान अपना हमला बोल देता है। तो कुछ मध्य प्रदेश का एरिया जो होता है ना, कुछ मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया ये ले लेता है कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं और पृथ्वीराज चौहान भी इसे ले लेता है, ये वाला एरिया को छेक लेता है। ठीक है, अब हम जानते हैं किसके बाद, गुप्त वंश के विषय में। हम लोगों ने चंदेल वंश के विषय में देख लिया। चंदेल का संस्थापक ननकू थे, राजधानी कालिंजर में थी, बाद में बनाई गई थी खजुराहो में। यशोवर्मन ने बना दिया था इसको खजुराहो में इसकी राजधानी। इसके बाद यशोवर्मन ने क्या किया थे, विष्णु जी का मंदिर बनाया था। धंग आया, धंग ने शिव का मंदिर बनवा दिया, उसे कंदरिया कहते हैं, कंदरिया महादेव कहते हैं, वहां पे है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जगन्नाथ विश्वनाथ बैजनाथ का इसने मंदिर बनवा दिया, और इसने अपने आप को धंग ने अपने को जल समाधि ले लिया, जल में गया और वहीं पे डूब गया। ठीक है, विद्याधर क्या किया था, विद्याधर इसका फिर शासक आया, अंतिम शासक इसका परम दिव्यदेव था, ध्यान में रहे। इसके बाद आ जाओ गुप्त वंश। अब हम गुप्त वंश के विषय में देखते हैं। हमने दो वंशज के विषय में देख लिया, उसके शासकों के विषय में देख लिया, अब देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। श्री गुप्त का ही बेटा आया था घटोत्कच, लेकिन ये दोनों सामंत बन के रह गए। क्या बन के रह गए, सामंत बन के रह गए। साधारण जीवन यानी सामंत जीवन। जिस तरीके से गुप्त वंश किसको हटा के आए थे, कुषाण वंश के शासक को। कुषाण वंश के शासक को हटा के, कुषाण वंश का शासक कौन था, कनिष्क था, और उसी को हटा के आए थे गुप्त वंश। अब ये मारने नहीं गए थे, क्योंकि कनिष्क के बाद कोई ऐसा राजा आया नहीं कुषाण वंश में कि शासन कर सके, ये गुप्त वंश तैयार हो गया। गुप्त वंश कैसे तैयार हुआ, जिस समय कनिष्क के पास काम करने वाले भारतीय अपने थे, और जो काम करते थे कि हम इनका काम करें और वो हमें पैसे देंगे कनिष्क, लेकिन कनिष्क देता नहीं था पैसा। इन लोगों को क्या करता था कि इन लोगों को जमीन देता। जैसे ही जमीन देना स्टार्ट किया, ये लोग अपना धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो सामंत उसी कहते हैं जो कि पैसे के बदले जमीन लेके अपने आप को आगे बढ़ा लिए। और जैसे ही अपने धीरे धीरे जमीन लेके आगे बढ़ गए, वैसे ही इसने गुप्त वंश का स्थापना कर दिया, और उसने कर दिया श्री गुप्त ने। श्री गुप्त ने गुप्त वंश का ये संस्थापक है, और इन्होंने गुप्त वंश का बढ़ावा चला दिया। धीरे धीरे गुप्त वंश के बाद इसका बेटा भी आता है, लेकिन ये ज्यादातर कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, धीरे धीरे अपना राज्य चलाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे कहिए तो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम एक विशाल साम्राज्य का स्थापना कर देता है, बहुत बड़े साम्राज्य का स्थापना कर देता है चंद्रगुप्त प्रथम। और वो अपना शादी कर लेता है, लिच्छवी की एक रानी रहती है, लड़की रहती है, जिसका नाम रहता है कुमार देवी, और कुमार देवी से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रहता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने उसे राजगद्दी दे दिया, और कहा कि आप इस राज्य को अब
संभालना स्टार्ट कर दो। तो समुद्रगुप्त बहुत बलवानी था, वो कमजोर नहीं था, बहुत बलवानी था। उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को, ये उत्तर भारत है, यहां से यहां तक उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया था और इसके दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लिया था। कौन? समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान में रहे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। इसका एक घोड़ा था, इसका घोड़ा कहीं से भी, चाहे तीनों समुद्र से पानी पी सकता था, इसको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन उसके 2 लड़के हुए थे, जिसका नाम था रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त बड़ा बेटा था, उसको राजगद्दी देना पड़ा समुद्रगुप्त को, लेकिन वो संभाल नहीं सका। जब वो संभाल नहीं सका तो रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। देखा कि शक शासक वाले आ गए और रामगुप्त लड़ाई नहीं कर सकता था उन सबों से, क्योंकि इसके अंदर ताकत नहीं था। लेकिन इसी का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने क्या किया कि शक शासकों से लड़ा और अपने भाई रामगुप्त को खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद अपनी भाभी से अपनी शादी कर लिया। जब ये अपने शादी कर लेता है तो देखो कितने वंशज आ गए। आपने क्या क्या देख लिया? एक देख लिया आपने श्रीगुप्त, घटोत्कच, आपने देख लिया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय देख लिया आपने। अब इसी जब रामगुप्त रहता है तो रामगुप्त तो खत्म ही हो गया, उसका भाई बड़ा था, काम लायक नहीं था, उसको खत्म कर दिया इसने। उसकी अपने बीवी से शादी कर लेता है और उससे बच्चे पैदा होते हैं जिसका नाम होता है कुमारगुप्त। एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है कुमारगुप्त, एक दूसरे लड़के का नाम रहता है जिसका नाम रहता है गोविंद गुप्त। लेकिन एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रभावती। क्या नाम रहता है? प्रभावती। जो रुद्र सेन से शादी कर देता है, वही वकाटक वंश के संस्थापक, वकाटक वंश के शासक रहते हैं। कौन? वकाटक वंश के शासक जो होते हैं उनका नाम रहता है रुद्रसेन, और उसी प्रभावती का शादी उस रुद्रसेन से कर देता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे समुद्रगुप्त के बाद ऐसा कोई शासक नहीं आया था। और जो रामगुप्त था, समुद्रगुप्त के दरबार में एक दरबारी कवि इनके रहते थे जिसका नाम था हरिसेन। इनका नाम क्या था? हरिसेन। और समुद्रगुप्त को कैसे हम समझ सकते हैं, इनके कहाँ किस जगह पे कौन से शिलालेख में लिखा गया है, ये सब तो पता चलना चाहिए ना। तो ये प्रयाग प्रशंसीय में एक शिलालेख इनका है जिसका नाम है प्रयाग प्रशंसित। इसका एक शिलालेख है, किसका? समुद्रगुप्त का। ये वाला है, ध्यान से रखना, ये वाला है। ठीक है। और इसी शिलालेख में इसके 9 राज्यों को उसने जीता था, 12 राज्यों को जीता था, सारे के सारे उसमें कहानियां हैं उसकी। ठीक है। तो इतना राजा आप लोग को समझ में आ गए होंगे। गुप्त वंश का तो पूरा मतलब माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे ही आप श्रीगुप्त के विषय में देखोगे, श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच आ जाता है, कुछ नहीं रहते हैं, सामंत रहते हैं। लेकिन वास्तविक राजा चंद्रगुप्त प्रथम आता है, जो रियल में वो बलवान रहता है और बहुत बड़े साम्राज्य का स्थापना कर देता है। इस रामगुप्त के बाद इस चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसी का बेटा आ जाता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद इसी का बेटा आ जाता है रामगुप्त। इस रामगुप्त का भाई आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ जाता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आ जाता है आपका एक आता है दूसरा भानु, जिसने सती प्रथा का उल्लेख बना दिया और बता दिया, और उसने एक एहोल में सती प्रथा के बारे में बताया है। ठीक है। अभिलेख शिलालेख में बताया है उसने। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सेन वंश। सेन वंश का जो संस्थापक होता है, सेन वंश कहाँ है? सेन वंश ये रहा बंगाल में। पाल वंश को हटाने के बाद आता है सेन वंश, और सेन वंश का जो संस्थापक रहता है सामंत सेन रहता है। इसका नाम क्या रहता है? सामंत सेन। यहाँ पे पहले थे पाल वंश, प्रतिहार वंश और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश, तीनों पहुंचे थे कन्नौज पे हमला करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो पाल वंश थे ना, पाल वंश को हटा के आते हैं सेन वंश, और सेन वंश का संस्थापक होता है सामंत सेन, और इसकी राजधानी रहती है लखनौती।
इसकी राजधानी कहाँ रहती है? लखनौती। और इसका जो शासक रहता है, शासक का नाम रहता है विजय सेन। विजय सेन आता है, ठीक है। ये लखनौती में राजधानी बना देता है, अपने राजधानी कहाँ बनाता है? लखनौती में बना देता है विजय सेन, लखनौती में। पहले कौन सी थी? पहले दूसरी थी, लेकिन यहाँ पे लखनौती में विजय सेन ने बना दिया राजधानी, ठीक है। इसके बाद बल्लभ सेन आया। बल्लभ सेन दो रचनाएं किया था, जिसका नाम है दान सागर और जिसका नाम है अद्भुत सागर। क्या नाम है? दान सागर, अद्भुत सागर। ये सेन वंश का संस्थापक था, सेन वंश का शासक था बल्लभ सेन। इसने क्या क्या चीज का? एक दान सागर ध्यान में रहे, अद्भुत सागर ध्यान में रहे कि दो रचना इसने किया था, ठीक है। अंतिम जो आया था शासक, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। उसका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। और इसके दरबार में एक कवि रहते थे, जिनका नाम था, दरबारी कवि रहते थे, इनका नाम था जयदेव। जयदेव, अगर गीत गोविंद कोई पूछे कि गीत गोविंद पुस्तक किसकी रचना की गई है भैया, तो ये है जयदेव की। किसकी है? जयदेव की। गीत गोविंद किसने लिखा है? लेखक इसके कौन है? तो जयदेव है। जयदेव किसके दरबारी कवि था? लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? परम भागवत का उपाधि इसने धारण कर लिया और इसके अंतिम शासक यही लक्ष्मण ही सेन है। यहाँ तक ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पल्लव वंश के विषय में। पल्लव वंश कहाँ रहा? पल्लव वंश ये है, चोल वंश को हटा के आया पल्लव वंश। और हम लोगों को जानना है सिर्फ राजा के बारे में। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कहाँ पे थी? कांची। संस्थापक इसके सिंह विष्णु थे। कौन थे? संस्थापक सिंह विष्णु। शासक इसके कौन थे? महेंद्र वर्मन। इसी महेंद्र वर्मन को इस राष्ट्रकूट वातापी का राजा, जिसका नाम था पुलकेशिन, इसको बहुत मतलब परास्त कर दिया था। लेकिन अगला जो शासक आता है इसका, उसका नाम रहता है नरसिंह वर्मन। तो क्या क्या देखे? सिंह विष्णु संस्थापक थे, शासक थे महेंद्र वर्मन, और अगला जो शासक आता है नरसिंह वर्मन, और अंतिम जो शासक आता है इसका नाम रहता है अपराजित। अपराजित को भी चोल वंश के शासक परास्त कर देते हैं। इसी चोल वंश को जब हटा के पल्लव वंश आया था, तब इसके बाद यहाँ पे चोल वंश फिर स्टार्ट हो जाते हैं। और देखते हैं कि जैसे ही पल्लव वंश का राजा अपराजित बहुत नरम है, मतलब कि क्या है, ये कुछ कर नहीं सकता, मारपीट नहीं कर सकता, ये लड़ाई नहीं कर सकता, तभी यहाँ पे चोल वंश स्टार्ट हो जाता है। पल्लव को हटा के और चोल आ जाता है। और चोल वंश का शासक जो रहता है वो आदित्य रहता है। और जो आदित्य इस अपराजित को पराजित कर देता है, खत्म कर देता है। इस अपराजित को क्या करता है? पराजित कर देता है। पल्लव वंश का ही शासक रहता है। पल्लव वंश का शासक कौन रहता है? अपराजित। लेकिन नरसिंह वर्मन के विषय में आपको समझ में आना चाहिए। सिंह विष्णु तो सिर्फ संस्थापक थे उसके। किसके संस्थापक थे? पल्लव वंश के। ये संस्थापक थे। इसकी राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची में। इसकी पल्लव वंश की राजधानी कांची में थी। उसके बाद यहाँ पे शासक करने के लिए आया था महेंद्र वर्मन। कौन आया था? महेंद्र वर्मन। लेकिन महेंद्र वर्मन को यहाँ से पुलकेशिन जाके और इसको बहुत मारता है। और मारने के बाद यहीं पे कांची, पुलकेशिन क्या करता है? पुलकेशिन, इस पुलकेशिन महेंद्र वर्मन को हटा के मतलब परास्त करके ये कांची कोंड का उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है, किसका? कांची कोंड का उपाधि धारण कर लेता है यही। लेकिन जैसे ही देखता है कि अगला शासक पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन आया, और नरसिंह वर्मन ने देखा था कि उसके पिता श्री महेंद्र वर्मन को खत्म कर दिया गया था। किसने खत्म किया था? पुलकेशिन ने। आज फिर भी ये शांत रहा, लेकिन फिर पुलकेशिन आता है इसी चोल वंश मतलब पल्लव वंश के शासक इस नरसिंह वर्मन से लड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत ताकतवर रहता है,
मतलब यहाँ पे नरसिंह वर्मन बहुत ताकतवर रहता है और पुलकेशिन को मार के भगा देता है। ये भाग जाता है अपने आप ही, लेकिन देखता है कि बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। इसने ही हर्षवर्धन को मार दिया था कन्नौज पे जाके। किसने? पुलकेशिन ने ही हर्षवर्धन को कन्नौज पे जाके मार दिया था और इसने ही महेंद्र वर्मन को भी मार दिया था। सोचा कि चलते हैं हम भी मारने। इसने पुलकेशिन ने हमारे ही इलाका में आके हम कांची कोंड का उपाधि धारण कर लिया, तो क्यों ना हम इसके इलाके में चलते हैं। तब ये पहुंचता है यहाँ पे, कौन? नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन मारता है पुलकेशिन, खत्म हो जाता है। जैसे ही पुलकेशिन को खत्म करके यहीं पे वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लेता है नरसिंह वर्मन। वातापी कोंड का उपाधि धारण कर लेता है। और आप लोगों ने देखा था कि अंतिम जो शासक आया था अपराजित था। चोल का मतलब पल्लव वंश का अंतिम शासक आया था अपराजित। अब इसी में जो चोल वंश पहले चुपचाप बैठे हुए थे वो खड़े हुए। अब खड़े होने के बाद अपराजित को पराजित कर देता है, जिसका नाम रहता है, शासक रहता है चोल का आदित्य। ये पराजित कर देता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चोल के संस्थापक कौन थे, तो कहना विजयपाल था। कौन थे? चोल का संस्थापक विजयपाल। विजयपाल आया, तैयार हुआ और अपना चोल वंश चलाना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही इसका जो शासक आया तो आदित्य आया, और आदित्य ने देखा था कि यहाँ पे एक राजा है इसी चोल में, वो चला रहा है कौन सा? पल्लव वंश। उसी पल्लव वंश के साथ अपराजित को पराजित कर देता है आदित्य। और वो क्या करता है? पराजित करने के बाद चला आता है। अब इसके बाद विजय सेन के बाद आदित्य के बाद आ जाता है परांतक प्रथम। परांतक के प्रथम रहता है, ये आता है, ठीक है। उसके बाद राज्य राज आता है, और राज्य राज यहीं तक नहीं, यहाँ पे श्रीलंका है। यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। इसी श्रीलंका में घुस के और आक्रमण करने के लिए राज्य राज पहुंच जाता है, ठीक है। वहां पे लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। इसके राज्य राज के बाद, चालुक्य वंश के राज्य राज शासक के बाद आता है राजेंद्र प्रथम। कौन आता है? राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र भी श्रीलंका में पहुंचता है और महेंद्र पंचम को, और बंगाल में पहुंचता है, महिपाल को हरा देता है। दोनों को हरा देता है, बुरी तरीके से इन लोगों को परास्त कर देता है और एक अपने तरफ आके एक शहर बसाता है इसी में, तमिल में। यही तमिल है ना, इधर साइड में सारे आंध्र तमिल, तमिल यहाँ पे रहा, आंध्र इधर रहा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आके अपना बसाता है, जिस एक मतलब कि एक शहर बसा देता है, और उसी शहर का नाम रख देता है गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम इसने। अब इसने क्यों इस तरीके का रख दिया? तो इसी में इसने एक तालाब बना देते, इसी जो शहर बसाया था ना, इसी में एक तालाब बना दिया था, खूब बढ़िया तालाब बना दिया। और जब किसको हराया था? इसका नाम क्या था? इसका नाम महिपाल था। बंगाल का जो राजा था महिपाल को जब हराया था, तो वहां से इसने गंगा जल लाया और ला के एक तालाब बनवाया, जिसका नाम रख दिया चोल गंगम। चोल गंगम कहाँ का है? तो चोल वंश का है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये चोल गंगम है, यहाँ पे बसा लिया था अपना। तो ये था आपका कौन सा आपने देखा था? राष्ट्रकूट, आपने चंदेल वंश, गुप्त वंश, सेन वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। अब उसके बाद चालुक्य वंश आपको बता चुकी हूं मैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे अब छोटे छोटे राज्यों के बारे में, वहां के राजाओं के बारे में देखेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों ने समाप्त कर दिया, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया पूरा। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई, जैसे आपको चाहिए कि नहीं, हर एक मतलब पुस्तक है उसका लेखक कौन है, तो ये भी आपको बता दूंगी, इस बोर्ड पे ही बता दूंगी पूरा कि ये इस पुस्तक का लेखक ये है, इस पुस्तक का लेखक ये है, ये दरबारी कवि ये है, कौन दरबारी कवि है, कैसे हैं, कौन आए थे, किस दरबार में कौन कवि रहते थे, ये सब सिर्फ आज आपको शासक के विषय में बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।